संसाधन से तात्पर्य क्या आपका जो उत्तराखंड सरकार क्या वैकेंसीज निकालती, जॉब निकालती अदर स्टेट के, क्या उससे भी ताल्लुकात है आपका या इससे नहीं है? देखिए, संसाधन वो सारी चीजें, जॉब्स भी है, हमारा पूरे जमीन है जहां पर अतिक्रमण हो रहा है, ये सारे जिससे हमारा स्टेट डेवलप करता है। भाई ये बताइए यार, तुम आउटसोर्सिंग एजेंसी ला रहे हो इस राज्य को बेचने के लिए, सारी नौकरियां आउटसोर्सिंग से दे रहे हो आप, बताइए ना। जैसे कि आप नौकरी की बात कर रहे हैं और जमीन की बात कर रहे हैं, मैं जमीन वाले टॉपिक में पहले आता हूं। उत्तराखंड के लोग खुद जमीन को बेच रहे हैं, पहाड़ों में जमीन बेच रहे हैं, देहरादून के पहाड़ों में जमीन बेच रहे हैं, गढ़वाल के जमीनों में पूछ रहे हैं, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पूरी जमीन को खुद उत्तराखंड के लोग बेच रहे हैं और शहरों में बस रहे हैं। तो आप कैसे समझाएंगे, खुद जबकि जमीन को बेच रहे हैं, हरियाणा से आके वो प्रॉपर्टी डीलर बन रहा है और करोड़ों के हिसाब से अपनी जमीनों को बेच रहा है, लेसडाउन से लेके मसूरी से लेके और अपना ये नैनीताल वाले एरिया में सभी जगह ये सब कुछ हो रहा है। और नंबर दूसरा, जो जॉब की बात कर रहे हैं आप, जॉब तो हिमाचल सरकार भी निकालती है, यूपी सरकार भी निकालती है, दिल्ली केंद्र सरकार भी निकालती है इस स्टेट के लिए। तो ये कैसे संभव हो पाएगा, कैसे इसको हम फिक्स करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे? भाई साहब, यूकेएससी यूके ट्रिपल एससी में अंतर तो है ना। अब यूपीएससी पूरे भारत की जॉब है, उसमें कौन नहीं जाएगा। आईपीएस क्या यूके ट्रिपल एससी बनेगा कोई? आईपीएस तो आयोग से बनेगा ना। आईपीएस आईएफएस जो बने, आईएएस जो बनेगा वो आयोग से बनेगा, ये लोकल आयोग से नहीं बनेगा। मगर जो 4th क्लास की नौकरी, जो 3rd क्लास की नौकरी, समूह गौ की नौकरी है, समूह गौ की नौकरियां हैं, तो इन पे क्या 100% हमारे राज्यवासियों का हक नहीं है? यदि हक ही नहीं है तो राज्य अलग क्यों बनाए भाई? अच्छा, आप बताइए ना। और जहां पर जमीन बेदी की बातें कर रहे हो भाई, जब रूल्स रेगुलेशन, तुम्हारे दरवाजे खुले पड़े हैं, ताला नहीं लगा रखा आपने अपने दरवाजे पे। सरकार को बिल्कुल फिक्स नियम बनाने चाहिए। आप देखिए परियार जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अपने दरवाजे खोल रखे रात भर दिन भर। अब कोई भी आएगा खा के जाएगा, कोई भी आएगा खा के जाए, जिसका रहने का मन करे रह जाएगा, ताला ही नहीं लगा है, खुला दरवाजा है ना। तो इस राज्य को तो इन्होंने दरबार बना दिया, कोई भी आए खाए, घंटा बजा के चले जाए, कोई भी आए खाए रहे, जब तक मन करा रहे, जब तक शोषण करे जम के दबा के। भाई सरकारें क्यों बनाई जाती है? सरकारें उस राज्य के, उस क्षेत्र के भौगोलिक स्तर को देखते हुए, उस क्षेत्र के सामाजिक स्तर को देखते हुए, उस क्षेत्र के जो जॉब्स है, जो वहां की संस्कृति है, उसको देखते हुए नियम कानून बनाए। ये बताइए, हमारे पहाड़ में इतने फल होता है, इतना फ्रूट्स होता है, सब्जियां होती है, वो चंपावत से कहाँ गाड़ी से भर के आते हैं, मंडी हल्द्वानी, वापस मंडी से कहाँ जाता है, फिर चंपावत की दुकानों में जाता है। क्या इस राज्य का मुख्यमंत्री देख नहीं रहा इस बात को? 25 सालों से कोई मुख्यमंत्री नहीं देख रहा है कि हम छोटे छोटे कोल्ड स्टोर बनाए वहां और अच्छा एक पैसा मिले हमारे किसानों को। आज किसान कहते ही हमें प्लेन के किसान याद आते हैं। सारे इंश्योरेंस किसका हो रहा है? प्लेन के किसानों का। जो किसान में क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं करोड़ों का, कौन ले रहा? प्लेन के किसान ले रहे हैं। उसका लास्ट में चुनाव के दौरान ऋण माफ किसका हो रहा? प्लेन के किसानों का हो रहा है। तो हमारे पहाड़ के किसानों को किसान ही नहीं मानते भाई तुम। क्या मतलब है इसका? तो हमारे किसानों के लिए क्या कोई नीति नहीं लाओगे? नीति की जरूरत है। आप बताइए ना। आपने हमारे पहाड़ को, प्लेन को ऐसे बांट दिया, यहाँ प्लेन का प्रधान रोड बना रहा है और हमारे गांव के प्रधान को खड़ंजी के लिए बजट दे रहे हो। अरे गांव का प्रधान तो प्रधान है ना, तो इतनी विषमताएं क्यों भैया? हमारा गांव का प्रधान खड़ंजी के लिए भी पैसे नहीं दे रहे हो आप, और यहाँ का प्रधान रोड बनाएगा, और यहाँ का प्रधान 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का ट्यूबवेल खोदेगा, हमारा प्रधान नौला नहीं खोद पाएगा। तो ये विषमता है ना। तो हमारे प्रधान को इतने निचले पायदान का क्यों बना दिया भाई? वो भी चुन के प्रधान बना है, क्या अपने गांव का विकास कैसे करेगा वो? 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए का बजट देके क्या विकास कर पाएगा? और जबकि उल्टा होना था भाई, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा कहाँ है? पहाड़ में ज्यादा है। यहाँ की अगर 100 की चीज वहां 150 में पहुंच रही है, तो बजट पहाड़ के लिए ज्यादा होना चाहिए था ना, मगर बजट यहाँ ज्यादा है। तो ये राज्य में जो बैठे हुए लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर है, वो एक्चुअल में इस राज्य के है ही नहीं। कोई राजस्थान का मीणा बैठा है, कोई यूपी का तिवारी बैठा है, कोई इलाहाबाद का मिश्रा बैठा है। तमाम लोग जो है उस सचिवालय में बैठ के पॉलिसी बना रहे, पिथौरागढ़ के, उत्तरकाशी का, बागेश्वर के, चंपावत के। वो क्या कह रहे हैं? हमने कहा भाई साहब हमारे यहाँ पानी नहीं है, तो वो पॉलिसी क्या ला रहे? बोला
हैंडपाइप खोद दो। अरे हैंडपाइप खुद भी सकता है हमारे पहाड़ में, पता ही नहीं नाले और धारे क्या होते हैं। तो जब तक हमारा व्यक्ति जो मूलभूत चीजों को समझता हो वो नहीं बैठेगा, या हमारा वो मुख्यमंत्री जो इस राज्य की पीड़ा को नहीं समझेगा, तो कैसे डेवलपमेंट होगा। अच्छा सर, हम एक तरफ हम हिंदू की बात कर रहे हैं, Yes. है ना, और सनातन की भी बात साथ में कर रहे हैं, हिंदू बात कर रहे हैं, कभी सनातन की बात कर रहे हैं। भारत से इतना ज्यादा जो है विदेशों को बीफ यानी कि मांस जो है निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। कई बार इसमें हिंदू एक्सपोर्टर का नाम भी आया है, तमाम मीडिया के अंतर्गत आया है। और भारत में हिंदू सनातन की संख्या सबसे ज्यादा है, फिर ये कौन लोग हैं जो विदेशों में बीफ को निर्यात कर रहे हैं? भाई साहब, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उस इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को बुलाया जाता है, नकवी साहब को। तो उनने कह दिया भैया हम तो बीफ खाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको मंत्री पद से ही छुट्टी करा दी, राइट। अब बीफ कंपनी जो इनको करोड़ों रुपए का फंड देती है, उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद किरण रिजिजू को बुलाया जाता है। किरण रिजिजू कहते हैं भैया मैं बीफ खाता हूं, जिसको जो करना कर लो। हाँ, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है ये, राइट हो रहा है। तो भैया इसी भारतीय जनता पार्टी के तो वो मंत्री है, कहां गए सनातन को मानने वाले, कहां गए हिंदुत्व की बात करने वाले। तो देश की बात आपने कह दी, हम तो राज्य की बात करते हैं ना। इस राज्य में किसकी सरकार है? ये सनातनी जो अपने आप को कहते हैं, ये हिंदुत्व वाले जो लोग कहते हैं। तो बताइए, गाय गंगा गोबर गणेश को मानने वाला हमारा राज्य, कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप कहते हैं धाकर धामी, हमने पूरे भारत का सबसे बढ़िया कानून समान नागरिकता संहिता कानून लगा दिया, यूसीसी लगा दिया। तो आप कह दो ना, गाय को राज्य माता भी घोषित कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता कानून क्या है? बेवकूफ बना रहे हो हमको। हमारे पहाड़ी हिंदुओं का मतलब कल्चर को बर्बाद करना चाहते हो। क्या है लिव इन रिलेशन? क्या गांव के लड़की के लड़का एक साथ रहेंगे और आप अपना प्रोटेक्शन दोगे उनको? क्या हमारे रिश्ते खत्म नहीं हो जाएंगे? क्या कोई पिता चाहेगा मेरी बिन ब्याही लड़की किसी लड़के के साथ रहे और उसके बाद उसका बच्चा हो जाए, लड़का छोड़ के चले जाए, तो उसको पालेंगे? मतलब किस तरीके से हमारे रिश्तों में, मतलब हमारा जो कल्चर है उसका विध्वंस करना चाहते हो। विध्वस्तकारी जो है कानून हमारे ऊपर थोप रहे हो। उसी यूसीसी में आप कहते हैं बाहरी व्यक्ति 1 साल इस राज्य में रहेगा, उसको सरकारी सारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। क्या मतलब है इसका? मतलब मध्य प्रदेश, बिहार, उधर राजस्थान के लोगों को यहाँ बसाना चाहते हैं, अपने वोट बैंक बनाना चाहते हैं। अच्छा, यही तो मतलब है भैया। तक सरकारी योजनाओं का लाभ किसको मिलता है? जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास टॉयलेट नहीं है, उन्हीं को तो मुख्यमंत्री आवास मिलता है। उसके मानक है ना। तो बीपीएल कार्ड किसका बनता है? तो ये वो रोहिंग्या टाइप को लोगों को यहां बुलाना चाहते हैं, जो सो कॉल्ड हिंदू होंगे, जो झोपड़ियां लगाएंगे पहाड़ों में कई जगह, उनका ये बोर्ड बनाएंगे और ये जीतेंगे। एक बात मेरे को समझ में नहीं आई रावत जी, चलो हटाओ, यहाँ नेशनल टीवी में ये धामी जी ने जो अपने प्रचार के लिए पैसा दिया, प्रचार प्रसार के लिए, और पोर्टल्स में भी पैसा। अरे कैसी बातें करो यार, 1001 करोड़ रुपए, लेकिन 1001 करोड़ रुपए भाई साहब, 1001 करोड़ रुपए ये सिर्फ अपने चंपावत जिले जाने जीत के आए, वही लगा देते भाई साहब, मॉडल बनता है इस मुख्यमंत्री को, ये अमर हो जाते। ये नॉर्थ ईस्ट में क्यों दे दिया होगा पैसा? नॉर्थ ईस्ट के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां क्यों दे दिया? आप तो नॉर्थ ईस्ट की बात करो, पिछली बार नेपाल टीवी को दिया था 5 करोड़। अच्छा, पिछली बार नेपाल टीवी को दिया था। क्यों? धाकड़ धामी कहते हैं मैं इस राज्य का नहीं, इस यूनिवर्स का धाकड़ धामी बन चुका हूँ। अच्छा, इसलिए पूरे देश में अपने आप को धाकड़ धामी दिखाना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदू के सर्व बन के चीफ मिनिस्टर धामी जी अब जो है प्रधानमंत्री की सोच रख रहे हैं? और सोचने में क्या गलती है? अच्छा, सोचने में क्या गलती है? सोच तो कोई कुछ भी सकता है। अच्छा, मगर ये डिफाइन करेगा कर्म क्या है ना? डिफाइन करेगा कर्म क्या है। एक तरफ तुम हिंदू मुस्लिम करके बुलडोजर लेके चलाओगे हाँ मोमबनों के घरों को तोड़ने, दूसरी तरफ आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर को ही पट्टा पहनाओगे। तुम्हारे भट्ट जी, ये दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा ना। अच्छा, आप कह दो ना हम मुस्लिम विरोधी है, तो अपने पार्टी के लोगों को हटा दीजिए ना, जितने मुस्लिम लोग हैं। वो क्यों सादाब शम्स को आपने क्या कहते हैं दर्जा राज्य मंत्री बनाया है? क्यों हल्द्वानी के नवाब साहब को क्या कहते हैं वो बना रखा है दर्जा राज्य मंत्री? क्यों देश भर के जितने मोहम्मदन नेता अफसान हुसैन को क्यों बना रखा? भाई हटाओ ना, हटाओ। क्या मतलब है इसका? आप कहो हिंदू, हम हिंदू की बात करेंगे, मतलब आपके दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और है। ये नहीं चलेगा, जनता समझ रही सब।
और इनका जो, मैं तो सीधे कहता हूँ, जो बाथरूम नॉलेज है ना इनका, बाथरूम नॉलेज, सुबह सुबह उठते ये लोग, मोबाइल पकड़ते हैं, बाथरूम में जाते हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नॉलेज पढ़ते हैं, बाथरूम नॉलेज है वो। और उसमें इनके आका लोग किसी के प्रति भी कुछ भी नैरेटिव फिक्स करके कुछ भी लिख के भेज देते और वो लोग फॉरवर्ड करते हैं। कई लोगों को कह दिया यार तुम अपने विचार लिखो, अपने ये जो लिख रहे हो तुम, मैं ऐसे ही बना के तुम्हें भी भेज सकता हूं, मगर मानने को तैयार ही नहीं है, आंखों में पट्टी बांध दी है। मगर कोई बात नहीं, हम अपने राज्य इधर केदारखंड और मानस खंड के लोगों पे जागर गड़ा रहे हैं, पूरा जागर गड़ाया जा रहा है और जगा रहे हैं उनको, और जाग भी रहे। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आज मैं देख रहा हूं पिछले कई महीनों से सैकड़ों युवा, सैकड़ों महिलाएं हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब जागर की गूंज कानून तक पहुंच रही है हम पहाड़ के लोगों की। राव जी, आपने अपने संगठन को लेकर बातचीत करी है, तो किसी भी संगठन को चलाने के लिए हमें फंड, पैसों की जरूरत होती है। आप इसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, व्यवस्थित जुटाएंगे इसको, और क्या आपके संगठन की जो गवर्नमेंट जो अप्रूवल होती है क्या वो मिल चुकी है, और इस संगठन को विस्तार कितना ज्यादा हो चुका है, कितने लोग इसमें जुड़ चुके हैं, जैसे कि आप बातचीत कर रहे हैं? देखिए, ये एक सामाजिक संगठन है, कोई एनजीओ तो है नहीं, है ना, एक सामाजिक संगठन है। अच्छा। और सामाजिक संगठन हम सामाजिक और पॉलिटिकल मुद्दे उठाते हैं, राइट। और जहां तक आपने कहा मैनेजमेंट कैसे करते हो, क्या करते हो, हमारी तो वो, हमारे जितने लोग हैं ना, उनको पैसा देना होता हमको, हम कॉल करते वो आ जाते हैं। बागेश्वर वाला बंदा भी यहाँ आ जाता है, हमें पैसे वैसे की तो कहीं जरूरत पड़ी नहीं अभी तक। हाँ, ये है यदि हमें स्वयं जाना है बागेश्वर या हमारे लोगों को जाना है, तो हम आपस में कोऑर्डिनेट करके गाड़ी में तेल डाल के चले जाते हैं। हमारा मानना यह भी है कि इस राज्य के आंदोलन करने के बाद हजारों लाखों लोग जुड़े, उस समय पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। और जनता का आंदोलन था तो जनता ने देना शुरू किया, कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई 50 रुपए। तो हमें ऐसा लगता है अगर हम जनता की आवाज उठा रहे तो जनता हमें वहां तक पहुंचने के लिए वो करेगी। तो रावत जी, क्या आप अपनी पार्टी भी बनाने वाले हैं आने वाले भविष्य में? क्या आने वाले समय में 2027 के जो आगामी चुनाव आने वाले विधानसभा में, क्या आप पार्टी बनाने वाले? अगर बनाते हैं तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? अगर आप कैसे, आप एक धनवान पार्टी जो कि सत्ता में जो काबिज पार्टी है, धन बहुत ज्यादा है उनके पास, और कैसे उनके साथ अपने संघर्ष को जारी रख पाएंगे? फंड, प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कैसे आप हैंडल करेंगे जिससे आपकी आवाज जो है जन जन तक, गांव गांव तक पहुंच सके? देखिए, पहली बात तो जहां पर आपने कहा पार्टी बनाने की बात है, देखो ये हमारी अपनी पार्टी तो बनेगी नहीं बनेगी। वाई दफे यदि जनता कहती है कि आप पहाड़ की आवाज उठा रहे हैं, पहाड़ के मुद्दों की बात कर रहे हैं, पहाड़ की भाषा की बात कर रहे हैं, पहाड़ में एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं, जो हमारे मुद्दे डिफाइन है। हमने कहा ना, हमारे राज्य की गाय, गौ माता को राज्य माता घोषित करो, हम कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, ना यूकेडी कह रही है, ना भाजपा कह रही है, ना कांग्रेस कह रही है, सिर्फ हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं इस राज्य के विशिष्ट लोग हैं हम, एनआरसी लागू करो ना, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा है, उत्तराखंड में एनआरसी लागू करो। अच्छा। हम कह रहे हैं इस राज्य के जो एम्स तुमने ऋषिकेश बना दिया, सैटेलाइट सेंटर किच्छा बना दिया, भाई अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग यहाँ क्या कहते हैं, टेरपौड़ी में क्यों नहीं बनाया, जहां पर हमारे लोगों को मिल पाए, इलाज मिल पाए। हम कह रहे हैं ना, जो राजकीय स्तर पे एजुकेशन की दुर्दशा तुमने कर दी है, उस दुर्दशा को खत्म करो, प्राइवेट एजुकेशन बंद करो भाई, सरकारी एजुकेशन को सही करो। ये हम कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल हम कह रहे हैं भैया, ये उड़ता पंजाब बना दिया, उड़ता उत्तराखंड को किसकी सह पर बन रहा है? कौन अफीम लेके आ रहा है यहाँ? कौन स्मैक लेके आया? जो पिक्चरों में, बॉलीवुड, हॉलीवुड में जो नशा दिखाई देता था, आज पकड़ा जा रहा है, भाई किस किस ऐसे हो रहा है? तो ये हम कह रहे हैं, हमारे सीधे डिफाइन है मुद्दे। हम कह रहे हैं ना, एक राज्य एक राजधानी होनी चाहिए और राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, सेंटर में है। आज इस राज्य, ये बड़ा सवाल हो गया, भारत का एक ऐसा राज्य जिसकी कोई राजधानी नहीं, टेम्परेरी राजधानी देहरादून, देश में क्या राजधानी, पिकनिक स्पॉट गैरसैंण। भाई गैरसैंण हमारी राज्य की स्थायी राजधानी बनाओ, और स्थायी राजधानी बनते ही रिवर्स प्लान होगा और जॉब्स आएंगे। ये बताइए, धीरू भाई अंबानी, टाटा के बच्चे कहाँ जाएंगे एमओयू साइन करने के लिए? सर गैरसैंण आएंगे ना, गैरसैंण आएंगे ना। तो नेता लोग गैरसैंण राजधानी कैसे बनाएंगे, और अधिकारी लोग जो सेक्रेटरीट बैठी है कैसे उसको कैपिटल बनाएंगे? क्योंकि जो है हवाई जहाज से सीधे उतरना देहरादून जाना है, जबकि बिल्कुल सुलभ है, जो कि गैरसैंण जबकि टफ है आना। किसने कहा टफ है? नहीं, नेताओं के लिए टफ लगता है ना। शिमला कैसे बनी राजधानी? हाँ, अब बताइए। बिल्कुल। अब उधर रामपुर में जो है
हिमाचल के रामपुर में एम्स कैसे बना भाई, पहाड़ों के बीच में। इच्छा शक्ति होनी चाहिए दोस्त। अगर इच्छा शक्ति है तो आप हवाई पैड भी बनाओगे, आप एरोप्लेन ग्राउंड भी बनाओगे। भाई भारत का सबसे ऊंचाई वाला क्रिकेट मैदान कहाँ है? धर्मशाला में है, हिमाचल में। तो भाई यहाँ क्यों नहीं हो सकता उत्तरकाशी या पिथौरागढ़ के उधर धारचूला में? इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। अरे इन सब को जनता जिस दिन चाहेगी और कहेगी तुम आगे बढ़ो, ये सब लोग भागेंगे। और जो जनता आज ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के झंडे अगर ऊपर रखाया है ना, जो लटके पड़े हैं, जिस दिन इनके नेताओं को लात घूंसे पड़ने लगेगी, जनता मानने लगेंगे और जनता चुपचाप झंडे हटाने लगेगी, कहीं हम पे भी वार ना हो जाए। तो ये आने वाला है। पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हरीश रावत जी जो है, उन्होंने जो है खनन माफिया बीजेपी संगठन द्वारा 30 करोड़ रुपए चंदा ले, और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जो कांग्रेस नेता है, पूर्व भाजपा मंत्री जो है हरक सिंह रावत ने यह दावा किया कि खनन माफियों ने दल को 30 करोड़ की रकम लेकर अवधि बनाई गई है, जैसे कि आपने कहा है, जो भाजपा संगठनों को चलाने में उपयोग हो रही है। आप इसे कैसे देखते हैं, जो कि हरक सिंह रावत कभी बीजेपी में हुआ करते थे, कई लोग आज उन्हें दल बदलू कहते हैं। आपको नहीं लगता कि जनता का काम गया भाड़ में, नेता सिर्फ और सिर्फ अपना घर भर रहे हैं? यह हरक सिंह रावत है, कोई और? हरक सिंह रावत के क्या आरोप गंभीर लगते हैं आपको? मैंने फिर से कहा, मैं तो ना भाजपा को गंभीर मानता हूं ना कांग्रेस को गंभीर मानता हूं। मैंने तो एक सेंटेंस दे रखा, ये भांगरेस है। ये भांगरेस है। आप तय कर लीजिए, हर साल कोई नेता जो भाजपा का होगा वो कांग्रेस में होगा, जो कांग्रेस का होगा भाजपा में होगा। सिर्फ जनता को लगेगा ये भाजपा है और कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी की जो मूल कार्यकर्ता वो खुद ही परेशान है। तो कहेगा यार हम मेहनत कर रहे थे, यहाँ तो 70 बार का धामी सरकार ने बेच दिया बिल्डर को। तो बताइए, कुल मिला के राज्य उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया है और यहाँ की राज्य की सरकारें उद्योगपति चला रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी नहीं चला रहा है। अगर मुख्यमंत्री धामी, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन मुख्यमंत्री धामी जी अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे, खटीमा के लाल है, फौजी की औलाद है, उस राज्य आंदोलनकारी धरती से आते हैं, उसी दिन इस राज्य का कायाकल्प करने लग जाएंगे। मगर नहीं, उनको दिल्ली की बात सुननी है और जो उद्योगपतियों की शरण में जाके उनके रहमू कर्मों पर जो है पैसा लाकर इस राज्य को बंटाधार करते हैं, उनको ठेकेदारी करनी है, तो उनके निशन चलना है। सब ठेकेदारी चल रही है। इस राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है, इस राज्य में ठेकेदार है, और ठेकेदार भी किटकनदार है। किसका? अंबानी का, अडानी का, टाटा का, बिरला का, जिंदल का। ये किटकनदार है, चाहे कांग्रेस का है चाहे भाजपा का है। हरीश रावत जी, थोड़ा सा आप पर ना कई बार जो है आरोप लगते हैं, और आपने जो है पुलिस थाने में कई बार तहरीर भी देते हैं, ज्ञापन जारी करते हैं सरकार को। ये आरोप आपको बार बार किस प्रकार से लगा? कोई यहाँ पर षड्यंत्र आपके खिलाफ जो रचा जा रहा है? और साथ में कुछ जो पिछला जो हादसा है हम उस पर लेकर चलते हैं कि भीम आर्मी के स्थानीय नेता है, जो नवंबर 2024 की बात बताई जाती है, आप पर जो है गाली गलौज, जाति सूचक आदि शब्दों का ये इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया, जबकि आप एक सामाजिक नेता है, सोशल सामाजिक पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप आम आदमी पार्टी पे, जैसे कि आपने पहले कहा कि मैं आम आदमी पार्टी पर रह चुका हूं, तो आप जो है उस पर रहते हैं। आपके और नवीन चंद्र आर्य के बीच शुरू हुई अदावत और उनकी शिकायत पार्टी से आपकी निकासी के बाद का विवाद भी सामने आया था, ऐसा सुनाई दिया मुझे। देखो, ये एक मनगढ़ंत कहानी। अच्छा, क्या ये प्रतिशोध का हिस्सा हो सकता है? नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी थी। जहां पर का ये वाकया बताया जा रहा था, हम उस समय वहां पर थे, हमें पता भी नहीं था। कोई नवीन आर्य नाम का व्यक्ति वहां खड़ा भी है। अच्छा, उसके ये 7 नवंबर की बात है। उसके बाद में हमारा कार्यक्रम आयोजित था, मूल निवास को कानून रैली हरिद्वार में। मैं हरिद्वार चला गया था। दूसरे दिन जब मैंने अखबार में पढ़ा कि मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज है। अच्छा, मुकदमा दर्ज, मुकदमा वो भी यानी एट्रोसिटी एक्ट में। तो मैंने कहा ये एट्रोसिटी एक्ट में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, ये क्या मतलब है? जब मैंने पता किया तो उसके पीछे काफी षड्यंत्र है। अच्छा, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी मिली हुई है, उसमें कुछ और धनाढ़ लोग भी मिले हुए, क्योंकि जो इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो एट्रोसिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट बना दिया गया है जो किसी के पीछे चिपकाओ। की धारा जिसे हम लोग, हाँ, नहीं, एट्रोसिटी एक्ट बीएनएस तो आईपीसी को बदल के बीएनएस कर दिया। एट्रोसिटी एससी एसटी एक्ट जो है, एससी एसटी जातिवाचक सूचक मामले में, राइट। तो आज की डेट में ये ऐसी धारा जो नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल पहले 21 थे, इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट में 21 प्रावधान थे, अब 47 प्रावधान इसमें हो चुके हैं। तो उसमें सबसे स्मूथ है, किसी को अगर फंसाना है तो एट्रोसिटी एक्ट लगा दो। अच्छा, राइट।
तो वही काम इन्होंने किया। फिलहाल उसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि तथ्यात्मक था नहीं कुछ हो। मतलब आरोप जो है निराधार है, और बिल्कुल निराधार है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, वो लड़का जो जिसको नवीन आर्या कहते हैं, उसको हम नवीन आर्या के नाम से जानते भी नहीं थे। अच्छा, जानते भी? वो उनको हम जानते थे नवीन मूल निवासी के नाम से। तो क्या हरीश रावत जी अब 2027 में क्या चुनाव लड़ेंगे? यदि जनता कहेगी तो। जनता कहेगी क्योंकि हमारा मकसद, हमारा मुद्दा जनता है। हम सिर्फ जनता की बातें करना चाहते हैं। हम वो भी जनता कौन सी? पहाड़ की जनता। यदि हमारी पहाड़ की जनता को ऐसा लगता है कि ये हरीश रावत नाम का लड़का, ये हरीश रावत नाम का व्यक्ति हमारे मुद्दों को पटल तक पहुंचा सकता है, हमारे मुद्दों को सॉल्यूशन तक पहुंचा सकता है, हमारे मुद्दों के लिए काम कर सकता है, तो हम चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। यदि उनको लगेगा नहीं लड़ रहे, नहीं चल रहे, तो हमें लड़ने की क्या शौक हो रहा है क्या? अपना पैसा लगेगा, अपने घर बर्बाद होगा, अपना समय बर्बाद होगा, तो हम ऐसा काम क्यों करें? क्योंकि हमको सत्ता में जाने के बाद भी जनता की आवाज उठानी है, हमें तो ये दलाली करनी नहीं है। जो इन्होंने आज बना दिया ना, पैसे, दलाली, शराब, चुनाव, वोट, तो हमें तब भी नहीं करना है। तो अब हमें लगता है, पहले ये राज्य बच्चा था, फिर उसके बाद अलर्ट हुआ, ये 18 साल का हुआ, अब ये 25 साल ले दिए इसने। 25 साल के बाद समझिए दोस्त, लड़के की शादी हो जाती है, अब वो मैच्योर हो जाता है। तो मुझे लगता है अब इस राज्य की जनता मैच्योर हो गई, ये डिसीजन लेंगी, राज्य की जनता डिसीजन लेगी कि अच्छे लोगों को आगे लाना होगा और गुप्त तरीके से वोट करेगी। मुझे ऐसा लगता है, हमने इससे पहले भी देख चुके हैं। हमने इस हल्द्वानी में हमारे एक मित्र है फौजी भूपन पांडे जी, उनको मेयर का चुनाव लड़ा और बिल्कुल संसाधन जीरो करके, और बहुत बेहतरीन वोट पड़े, 2500 वोट उनको पड़ा, जबकि यूकेडी को 350 वोट, बसपा को 800 वोट। एक और हमारे कैंडिडेट निर्दलीय लड़ रहे थे, पांडे जी थे, वो दीप पांडे जी, बहुत पैसा खर्च किया था, 1500 वोट। एक असिस्टेंट कमांडेंट पर चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी काफी तैयारी कई सालों से की थी, काफी पैसा लगाया था, उनको भी 2500 वोट। और उसके बाद जबकि हमने ना एक बूथ पे बंदे को बिठाया, कुछ नहीं किया, और हमने को जनता ने चाहा और 2500 वोट यानी 2500 के लगभग वोट हमें दिए। तो मुझे ऐसा लगता है पहाड़ की जनता विकल्प को देख रही है, विकल्प देख रही है, चाहती है। और अगर जनता कहती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, लड़ाएंगे। यस। अगर चुनाव लड़ना होगा तो कहां से लड़ेंगे आप? हल्द्वानी से? नहीं, ये भी जनता डिसाइड करेगी। क्या आप कांग्रेस का साथ देंगे या अलग से लड़ेंगे? नहीं, कोई कांग्रेस का नहीं, कोई भाजपा का नहीं, ये दोनों लोग लुटेरे हैं, ये दोनों लोग मर्डरची है। हमारे सपनों का मर्डर कर रखा है इन्होंने, हमारे मूल निवास का मर्डर कर रखा है इन्होंने, हमारे रोजगार का मर्डर कर रखा है। इंडस्ट्रियल एरिया में 70% ठेकेदारी तक नहीं मिल रही है हमको नौकरी में, तो एचआर में तो छोड़ दीजिए आप, ठेकेदारी में जो रखे जाते हैं 70% लोग, 70% जो अंडी तिवारी गवर्नमेंट में रेजुलेशन पास होके नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वो तक नहीं कर पा रही है। मतलब हमारे राज्य में हम ही जो है दुर्भावना के प्रतीक हो गए हैं, हम ही लोगों को लूटा जा रहा, हम ही लोगों को कचोड़ा जा रहा, हम ही लोगों को मारा जा रहा है। तो भैया ये कौन है कराने वाले? ये भाजपा कांग्रेस ही तो है। तो हम कैसी बातें करते हो? हम इसकी तरफ देखना तक नहीं जाएंगे, साथ देना तो छोड़ो। आपका कहने का मतलब है कि आने वाले समय में 2027 के आगामी चुनाव में हम पार्टी बनाएंगे? देखो, जनता अगर कहेगी तो, जनता कहेगी, यदि जनता कहेगी तो पार्टी बनाएंगे, क्योंकि कुकुरमुत्तू की तरह इस राज्य में पार्टियां पैदा हो रही है, और वो पार्टियां सत्ता के दलाली कर रही है, सत्ता की दलाली। तो वो दलाली हम नहीं करना चाहेंगे। हम क्यों दलाली करें भैया? इस राज्य को कम लूट दिया क्या कि हम छोटी दुकान खोल के रख दे, बोले कि वो जो होलसेल जो मैन्युफैक्चरर है तुम्हारी बड़ी, वहां से थोड़ा माल हमारा भी दुकान में डाल दो? ये काम नहीं करेंगे हम। यदि जनता कहेगी चुनाव लड़ो, पार्टी बनाओ, तो हम तैयार है। यदि जनता नहीं कहेगी तो हम तैयार नहीं है। तो आप पहाड़ को, उत्तराखंड को बचाने के लिए, उसकी अस्मिता को बचाने के लिए जंग को जारी रखेंगे और अपनी पार्टी को बनाएंगे? देखो, जल जंगल जमीन संसाधन, अस्मिता, अंकिता बेटी के साथ कांड हो जाता है। कितनी अंकिताएं अपनी अस्मिता लुटाएंगी? बताइए, कितनी अंकिताएं अस्मिता लुटाएंगी? हमारे पहाड़ के बच्चे जॉब करने के लिए देहरादून, हल्द्वानी आ रहे हैं, लड़कियां, कोई अपने मामा के यहाँ, कोई अपने चाचा के यहाँ, कोई भैया के यहाँ। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने सोचा कि हम कहीं जॉब भी कर लेते। जहां बनिए की दुकान में जॉब कर रहे हो, गलत नजर से देख रहा है उसको। अगर उसने विरोध कर दिया, उसको छोड़ना पड़ रहा है, विरोध नहीं किया तो उसका शोषण हो रहा है। और वही अगर लड़के अगर पहाड़ से उतर के यहाँ जॉब कर रहे, कहीं होटल्स में, कहीं दुकानदारों में, कहीं रेस्टोरेंट में, उसको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। सैकड़ों शिकायतें मेरे पास हर रोज आती, मैं अभी तुम्हें दिखा सकता हूँ। मतलब हम लोग शोषण करने के लिए रह गए क्या? यानी हमारा इस देश में एक ऊंचा स्थान है। पहाड़ का, उत्तराखंड का बच्चा ईमानदार है, स्वाभिमानी है,
इसका अपना एक अस्तित्व है। बड़े बड़े रईस लोग, अरबपति खरबपति लोग अपने घर का चौकीदार किसको रख लेते हैं? पहाड़ के लोगों को, इसकी ईमानदारी को देख के। क्या ईमानदारी, हमारी ईमानदारी आज हमारे लिए ही अभिशाप बन गई? ये नहीं सहने देंगे। हमें उस ईमानदारी का फल चाहिए, प्रतिफल चाहिए, और हमारा आदमी आज प्रतिशोध में है और इस प्रतिशोध का बदला लेगा वो इस राज्य के लुटेरों से। सर नमस्कार। सर आपने देशभक्ति डायलॉग को मौका दिया अपनी बातों को रखने, अपने वक्तव्य को समाज को, उत्तराखंड को समझाने के लिए कि हमारे क्या यहाँ पर विचार है। अपने विचारों को उत्तराखंड की जनता तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया और जय हिंद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।